नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। सरकारी प्रणालियों में ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी। पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने आलू की किस्म पर पेप्सिको के बौद्धिक संपदा अधिकार को रद्द किया। राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की गई। पोषण अभियान के लिए आवंटित राशि का कम उपयोग किया गया और यूएनडीपी ने भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का व्यापक विस्तार करने की योजना बनाई। आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉकचेन तकनीक की। सरकारी प्रणालियों में ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी की गई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के उद्देश्य से ये रणनीति जारी की है। ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति की संरचना से जुड़े कई मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि व्यापक पैमाने पर नागरिक सेवाओं और अलग अलग क्षेत्रों में एप्लीकेशन के विकास को सक्षम करने के लिए भौगोलिक रूप से वितरित राष्ट्रीय स्तर के साझा बुनियादी ढांचे के रूप में एक राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क का निर्माण करना, एक सेवा के रूप में ब्लॉकचेन का सृजन करना। ब्लॉकचेन के क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, इस पर राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क पर व्यापक पैमाने पर मेजबानी की जाएगी। इस प्रकार बास का सृजन होगा, यानी ब्लॉकचेन एज अ सर्विस। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र श्रृंखला के लिए ब्लॉकचेन एप्लीकेशन आदि। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में केंद्र सरकार राज्यों, शिक्षा और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ एक ब्लॉकचेन सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की सेवाओं को ई साइन, ई प्रमाण और डिजी लॉकर जैसे ब्लॉकचेन में एकीकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के लिए बहुसंस्थागत दृष्टिकोण का अनुपालन किया जाएगा। इसमें फ्रेमवर्क के अनुसंधान और विकास के लिए सीडेक की सेवाएं ली जाएंगी। राष्ट्रीय स्तर के ब्लॉकचेन बुनियादी ढांचे की मेजबानी और एक सेवा के रूप में ब्लॉकचेन का प्रस्तुतिकरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड द्वारा किया जाएगा। एक ब्लॉकचेन वास्तव में लेन देन का एक डिजिटल बही खाता होता है। इसे ब्लॉकचेन पर कंप्यूटर सिस्टम के संपूर्ण नेटवर्क में डुप्लीकेटेड और वितरित किया जाता है। अगली खबर बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है। पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने आलू की किस्म पर पेप्सिको के बौद्धिक संपदा अधिकार को रद्द किया। PPV एंड FRA ने पेप्सिको को आलू की किस्म FL 2027 पर दिए गए पौध किस्म संरक्षण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। दरअसल वर्ष 2019 में पेप्सिको ने गुजरात के कुछ भारतीय किसानों पर FC5 आलू की किस्म की कृषि करने के लिए मुकदमा दायर किया था। FC5 में आलू के चिप्स जैसे स्नैक्स बनाने के लिए नमी की मात्रा बेहद कम होती है। प्राधिकरण ने इस प्रमाण पत्र को रद्द करने के पीछे कई कारण बताए हैं, जैसे कि पंजीकरण के लिए आवश्यक प्रासंगिक जानकारी की कमी है। इसके अलावा कंपनी द्वारा गलत सूचना और अंततः अनुदान का सार्वजनिक हित में नहीं होना शामिल है। पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी PPV एंड FRA को वर्ष 2001 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य वर्ष 1995 में भारत के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद भारतीय कृषि में बौद्धिक संपदा अधिकारों का सूत्रपात करना था। इसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं यानी ट्रिप्स पर समझौते को लागू करने के लिए सहमति दी गई है। आइए अब आपको बताते हैं PPV एंड FRA अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। इसके तहत ब्रीडर्स के पास संरक्षित किस्म के उत्पादन, बिक्री, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात का विशेष अधिकार होगा। इसके अलावा प्रयोग या अनुसंधान करने के लिए शोधकर्ता इस अधिनियम के तहत किसी भी पंजीकृत किस्म का उपयोग कर सकते हैं। वो किसान जिसने नई किस्म को विकसित किया है वो उस किस्म के ब्रीडर के रूप में पंजीकरण और संरक्षण का पात्र है। हालांकि इस निर्णय के तहत PPV एंड FRA अधिनियम की धारा 39 में निहित किसानों की बीज रखने की स्वतंत्रता को कायम रखा गया है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसी संबंध में राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की गई है।
राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि प्री कोविड यानी कोरोना काल से पहले मोबाइल गेमिंग पर व्यतीत किए जाने वाला साप्ताहिक समय 2.5 घंटे था, जबकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान ये बढ़कर 4 घंटे हो गया था। ऑनलाइन गेमिंग के खतरे से करोड़ों युवाओं के आदी होने पर भी चिंता प्रकट की गई है। ऑनलाइन गेम दरअसल वे खेल हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किसी न किसी रूप में खेले जाते हैं। इनमें से अधिकतर इंटरनेट के माध्यम से खेले जाते हैं, जैसे लूडो किंग्स, रमी, पोकर, ड्रीम 11 आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के मुताबिक वर्ष 2023 तक भारत का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग 15,500 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित लाइमलाइट नेटवर्क्स द्वारा वर्ष 2019 में किए गए एक सर्वेक्षण में गेमर्स की संख्या के मामले में दक्षिण कोरिया के बाद भारत दूसरे स्थान पर था। राज्यसभा में गेमिंग डिसऑर्डर के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई। इसमें कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2018 में गेमिंग डिसऑर्डर को मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया था। WHO की परिभाषा के मुताबिक जिस व्यक्ति को गेमिंग डिसऑर्डर है वो कम से कम 12 महीने तक कई लक्षणों को प्रकट करेगा, जैसे कि उसकी गेमिंग आदतों पर नियंत्रण की कमी, अन्य रुचियों और गतिविधियों के ऊपर गेमिंग को प्राथमिकता देना, इसके नकारात्मक परिणामों के बावजूद गेमिंग को जारी रखना आदि। गेमिंग डिसऑर्डर शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक क्षति पहुंचाते हैं। ये नींद, भूख, करियर और सामाजिक जीवन को नुकसान पहुंचाने का कारण भी बनते हैं। अगली खबर स्वास्थ्य एवं पोषण से। पोषण अभियान के लिए आवंटित राशि का कम उपयोग किया गया। शिक्षा, महिला, बाल युवा कार्यक्रम और खेल संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में पोषण अभियान की कुल निधियों के कम उपयोग एवं जमीनी परिणामों के आधार पर अप्रभावी होने के मुद्दे पर प्रकाश डाला है। केंद्रीय निधियों से पोषण अभियान के लिए जारी की गई कुल निधि का केवल 56% ही उपयोग किया गया है। साथ ही किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ने पोषण अभियान के लिए अपनी निधियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। इसीलिए समिति ने कुछ मुख्य सिफारिशें की हैं, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के निकट बनाए गए राष्ट्रीय पोषण पार्क की तर्ज पर देश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भागीदारी से राष्ट्रीय पोषण पार्क का निर्माण किया जाए। स्वास्थ्य और पोषण के लिए आयुर्वेदिक पौधों के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। इसके अलावा समिति का कहना है कि देश के अधिकतम कुपोषण आबादी वाले जिलों की पहचान की जानी चाहिए और कुपोषण उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भोजन के पैकेट सुनिश्चित करने के लिए एक सतर्क निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए और ज्यादा कुपोषित बच्चों के लिए लक्षित भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। नए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का प्रभावी कार्यान्वयन करना चाहिए और कई मंत्रालयों द्वारा सक्रिय भागीदारी और सम्मिलित कार्रवाई के साथ पोषण अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जाना चाहिए। पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। पोषण अभियान का लक्ष्य ठिगनेपन को 2%, अल्पपोषण को 2% और अनीमिया को 3% तथा जन्म के समय कम वजन की समस्या को 2% प्रतिवर्ष कम करना है। इसमें वर्ष 2022 तक 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में ठिगनेपन को 38.4% से 25% तक कम करने का लक्ष्य भी रखा गया है। पोषण 2.0 के तहत सहक्रियाओं का दोहन करने के लिए कई संबंधित योजनाओं को इसमें शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा कुपोषण हॉटस्पॉट की पहचान भी की जा रही है और 112 आकांक्षी जिलों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जा रहा है। अगली खबर अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है। UNDP ने भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का व्यापक विस्तार करने की योजना बनाई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के PWM यानी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2024 तक भारत के 100 शहरों में अपने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को लगभग 3 गुना करना है। UNDP ने हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड सहित अन्य कंपनियों के साथ साझेदारी में इस परियोजना को आरंभ किया है। इसका लक्ष्य भारत में पर्यावरण पर प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभाव को कम करने के लिए मौजूदा प्रणालियों को आधार के रूप में उपयोग करना है। ये चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए सभी प्रकार के प्लास्टिक के संग्रह, पृथक्करण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देगा। आपको बता दें कि अब तक 83,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्र किया जा चुका है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को संस्थागत करने के प्रयास में ये परियोजना 5,500 सफाई साथियों तक पहुंच गई है।
9,000 सफाई साथियों की मदद के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम उत्थान आरंभ किया गया था। हालांकि कोविड-19 महामारी की वजह से मेडिकल प्लास्टिक अपशिष्ट सहित कचरे में व्यापक वृद्धि के बाद इस कार्यक्रम में कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। यूएनडीपी इस संबंध में नीति आयोग के साथ भी कार्य कर रहा है। साथ ही उसने संयुक्त रूप से स्थानीय नगरपालिकाओं के साथ साथ निजी क्षेत्र के लिए भी एक हैंडबुक मॉडल विकसित किया है। हैंडबुक में संपूर्ण प्लास्टिक अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला के घटकों को प्रतिनिधित्व देकर और चर्चा करके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का व्यापक अवलोकन किया गया है। आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021। सरकार ने इस विधेयक को राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और एक शासी परिषद स्थापित करने और इसकी संरचना के उद्देश्य से पेश किया है। ये 6 अन्य राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है। ये संस्थान हैं अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और रायबरेली में स्थित हैं। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान एक अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त संस्थान को संदर्भित करता है। इसके पास परीक्षा आयोजित करने तथा डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक पदवियां या उपाधियां प्रदान करने की शक्ति होती है। ई वोटिंग। कानून मंत्री द्वारा लोकसभा को सूचित किया गया है कि सरकार का आगामी आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ई वोटिंग मतदाताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के निर्दिष्ट मतदान केंद्र पर जाए बिना दूर शहरों से मतदान करने की सुविधा देता है। डाले गए एनक्रिप्टेड सुदूर वोटों को पूर्व मतगणना चरण में मान्य किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें न तो डिक्रिप्ट किया गया है और न ही उनसे छेड़छाड़ की गई है, न ही उन्हें बदला गया है। ई वोटिंग भौगोलिक बाधाओं को समाप्त करती है और मतदाताओं को अधिक लचीलापन प्रदान करती है। साथ ही पात्र मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने में मदद करता है और मतदान की संख्या में वृद्धि करता है। हालांकि ई वोटिंग से जुड़ी कई चिंताएं भी मौजूद हैं, जैसे कि विश्वसनीयता का मुद्दा, साइबर जोखिम और गोपनीयता का मुद्दा। पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को वर्ष 2011 में स्वीकृत किया गया था। ये 6 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा में अगस्त 2022 तक 433.42 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण या उन्नयन की परिकल्पना करता है। इसे एशियाई विकास बैंक से प्राप्त 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता के साथ 1353.83 करोड़ की अनुमानित लागत की स्वीकृति दी गई है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। नवीनतम जानकारी के मुताबिक त्रिपुरा में एक सड़क को छोड़कर सभी सड़क परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। त्रिपुरा की सड़क को पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम के तहत फरवरी 2022 तक पूरा किया जाना है। अनुपूरक अनुदान। संसद के समक्ष पेश की गई अनुदान की अनुपूरक मांगों के मुताबिक सरकार ने एयर इंडिया के कर्ज, देनदारियों और कुछ गैर प्रमुख संपत्ति रखने वाली अपनी कंपनी को 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की निधि प्रदान करने के लिए संसद की अनुमति मांगी है। इस कंपनी को एयर इंडिया के निजीकरण से पहले उसकी बैलेंस शीट को सही करने के लिए स्थापित किया गया था। सरकार के आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त अनुदान को अनुपूरक अनुदान कहा जाता है। इस अनुदान का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 115 के तहत किया गया है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी ने चक्रवात जवाद की तैयारियों पर बैठक बुलाई है। चक्रवात जवाद का नाम सऊदी अरब ने रखा है, जिसका अर्थ है उदार या दयालु। एनसीएमसी सरकार द्वारा गठित एक समिति है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर राहत उपायों और कार्यों का प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन करना है। एनसीएमसी की अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिव करते हैं। खरमोर पक्षी लेसर फ्लोरिकन। राजस्थान से महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले तक पहली बार देश में खरमोर के सबसे लंबे प्रवास मार्ग का पता लगाया गया है। खरमोर पक्षी गोडावण पक्षी समूह से संबंधित है, जो लंबी घास के मैदानों में पाए जाते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून ने उनके लिए एक रिकवरी कार्यक्रम आरंभ किया है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ अन्य क्षेत्रों में देखे जाते हैं। वे मानसून के मौसम में प्रजनन करते हैं और बाद में अपने चूजों के साथ अज्ञात स्थानों
पर चले जाते हैं। खरमोर पक्षी को IUCN ने अपनी रेड लिस्ट के तहत क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचित किया है। शीतकालीन ओलंपिक। संयुक्त राष्ट्र ने फरवरी में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक के दौरान युद्ध विराम करने का आग्रह किया है। 193 देशों के वैश्विक निकायों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाए गए एक संकल्प में एकेशेरिया की प्राचीन ग्रीक परंपरा को याद किया गया। इसमें एक शांतिपूर्ण वातावरण को प्रोत्साहित करने और खेलों में एथलीटों के सुरक्षित मार्ग और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ओलंपिक युद्ध विराम का आह्वान किया जाता है। शीतकालीन ओलंपिक खेल एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट आयोजन है। ये बर्फ और हिम पर खेले जाने वाले खेलों के लिए प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन वर्ष 1924 में फ्रांस के शैमोनिक्स में किया गया था। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। सेंट फ्रांसिस जेवियर। प्रधानमंत्री ने सेंट फ्रांसिस जेवियर के पर्व के दिन गोवा के लोगों को बधाई दी है। वो सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापकों में से एक थे। वो 1542 में गोवा पहुंचे थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर धार्मिक दर्शन, ईश्वर और मानव जाति की सेवा, सद्भाव और भाईचारे की भावना के अपने गुणों के लिए जाने जाते हैं। जेवियर ने जेसुइट मिशन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया था। 3 दिसंबर को सेंट फ्रांसिस जेवियर की पुण्यतिथि होती है। बेसिलिका के बोम जीसस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक सावधानी बरतिए, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।